प्यारे बच्चों, बालाजी हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बेटा जी, आज की वीडियो में हम करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आपने सुना होगा। आज की वीडियो में मैं केवल उपसर्ग डालूंगी, अगली वीडियो में मैं प्रत्यय भी डाल दूंगी। उपसर्ग क्या होते हैं? उप का मतलब होता है समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, रचना करना, निर्माण करना, बनाना। ठीक है, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश से शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि का मतलब तो आप समझते होंगे, आदि का मतलब होता है शुरुआत में, आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक हार शब्द है, हार शब्द है। यदि इसके आगे, हार का मतलब क्या होता है? हार एक पराजय भी होता है। इसके आगे परा उपसर्ग लगा दें तो ये पराजय, हारना। युद्ध क्षेत्र में जो हार जाते हैं, लड़ाई में हार जाते हैं, परीक्षा के एग्जाम में हार जाते हैं, वो वाला हार। इसके आगे यदि हम वी लगा दें, विहार, वो घूमना हो जाता है। देखो कितना चेंज हो गया। ठीक है, और इसके आगे हम मान लो सम उपसर्ग लगा दें तो वो संहार बोला जाएगा। जैसे दुष्टों का संहार करते हैं ना, इस तरह से। तो अलग अलग उपसर्ग यदि हम इसके आगे लगाएंगे तो इसके अर्थ भी अलग अलग ही हो जाएंगे। ये उपसर्ग होते हैं बेटा, और ये शब्द के आदि में लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं। ठीक है, आगे देखो, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये वीडियो बेटा जी इतनी छोटी सी, इतनी आसान सी और मेन पॉइंट लेके मैंने आपके लिए बना दी है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। यदि आपको मेरा ये समझ में आ जाए उपसर्ग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे देखिए, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? ये अलग अलग मैंने लिख दिया है बेटा जी। ये 5 भाग हैं। पहले मैं पहले भाग का वर्णन करूँगी, फिर दूसरे का करूँगी, फिर तीसरे का करूँगी। इसी साइड अगले पेज पे 2 और हैं, मैं उनका भी बता दूँगी। देखिए, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के भी उपसर्ग होते हैं और वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और उनका बड़ा प्रचलन है। ठीक है, संस्कृत भाषा का एक उपसर्ग नहीं है, बहुत सारे उपसर्ग हैं। कोई यूँ सोचे कि मैंने 3 लिख दिए हैं तो 3 ही उपसर्ग हैं। संस्कृत के बहुत सारे उपसर्ग हैं। जैसे ये देखो, अति, अति का मतलब क्या होता है? अधिक, ज़्यादा। ठीक है, और अति प्लस अधिक अत्यधिक बन जाता है। अति प्लस रिक्त अतिरिक्त बन जाता है। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तक उठाएंगे या अपने सिलेबस की पुस्तक उठाएंगे अपने पाठ्यक्रम की, तो आपके ये सारे संस्कृत के उपसर्ग है ना, आपको डिटेल में वहाँ मिल जाते हैं। मैं केवल आपको समझा रही हूँ, सारे तो मैं नहीं लिखूँगी, समझा रही हूँ, समझ में आना ज़रूरी होता है। तो ये मैं वैसे और बता देती हूँ, जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप। ये जैसे ये तो ए के ऊ के हो गए भाई, इनको अलग अलग पार्ट बना के याद कर लेना चाहिए कि ये ए और ऊ के उपसर्ग हैं। फिर दुर के भी, द के भी हैं भाई, दुर, दुस। ठीक है, ये 2 ही हैं। फिर संस्कृत में न के भी हैं भाई, निर, निस, नी। ठीक है, और पै के भी हैं, परा, परी। मतलब ये जो शब्द हैं, उपसर्ग हैं, किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ चेंज कर देते हैं। जैसे ये अनु है, अनु का मतलब होता है पीछे। ये देखो, अनुकरण, अनुसार, सार के आगे अनु लगा, अनुसार। कर्ण के आगे लगा, अनुकरण। एक ही थोड़ी है, और भी बहुत सारे बनते हैं। अनुचर, अनुशासन, ये भी अनु के उपसर्ग हैं। ये देखो, सम, सम का मतलब होता है साथ है। संगम, ठीक है, गम के आगे सम लगा, संगम। और ये देखो, सुपात्र, पात्र के आगे सम लगा। ठीक है, सु लगा बेटा जी। और ये देखो, सुजन, सुजान भी हो सकता है, ये सुजान भी हो सकता है, जान के आगे ये सुजन भी हो सकता है, सुजान भी हो सकता है। आया समझ में? और भी बहुत सारे, जैसे नी है, निषेध, नी का मतलब होता है निषेध। ठीक है, तो निस्सार, निस्तार, निश्चल, नी के बहुत सारे बन जाते हैं भाई। निपात, निवारण, नियोग, निषेध, और इसी तरह निस्के, निस्सार, निस्तार, निश्चल, बहुत सारे बन जाते हैं।
प्रति है, प्रति का मतलब उल्टा होता है, सामने होता है, तो प्रति से हम बना सकते हैं प्रतिकूल, प्रत्यक्ष हैं, इस तरह से बनते हैं बेटा जी। आगे देखो हिंदी के उपसर्ग 2 नंबर पे है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के भी उपसर्ग बहुत सारे होते हैं संस्कृत की तरह, और इनको आप को याद करने की ज़रूरत पड़ती है बेटा। जैसे ए है, ए का मतलब होता है अभाव, तो ये देखो छुत्ता, ए छुत्ता, अटल, टल, अटल, लगाना, था है, अथा है, भाव, अभाव, ए उपसर्ग आगे लिखा और उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। भाव का मतलब होता है मोल भाव, इस चीज़ का क्या भाव है, क्या मोल है, ए लगा दिया तो इसका मतलब हो गई कमी। ठीक है, आगे देखो भाई, कू है, ये हिंदी का उपसर्ग है। कू का मतलब बुराई के लिए होता है बेटा जी। चाल, कुचाल, चाल तो अपनी कोई भी सामान्य चाल हो गई, यदि उसके आगे हमने कू उपसर्ग लगा दिया तो कुचाले बुराई के लिए होता है बेटा। आगे कुचक्कर है ना, ये बिन उपसर्ग आपका, ये बिन भी किसी शब्द के आगे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ये जैसे मैंने लिखा है, बिन का मतलब बिना होता है, बिन बादल, बिन ब्याया, बिन पाए, बिन जाने, ये उपसर्ग होते हैं। फिर हमारी हिंदी में धड़ल्ले से अरबी फारसी के उपसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग होते हैं ये शब्द रचना के ही उसके आ जाते हैं अंदर। और जैसे शब्द हमारे पाठ्यक्रम में अनेक भाषाओं से आकर अपनी जगह बना लेते हैं ना, इसी प्रकार उन भाषाओं के उपसर्ग भी हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे अरबी फारसी के उपसर्ग हैं कम, कम का मतलब होता है थोड़ा या हीन, कमज़ोर, कम अकल, जोर के आगे कम लगा कमज़ोर बन गया। ठीक है, अकल के आगे कम लगा कम अकल बन गया। इसी तरह आप इसको कम वक्त भी, कम वक्त सुना हो आपने। ठीक, ये देखो हर, हर का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक जैसे हर दिन, हर एक, हर बार, हर साल, साल के आगे हर लगा हर साल, साल तो कोई भी हो सकता है लेकिन हर साल का मतलब हर साल, प्रत्येक साल, हर आने वाली साल, तो इसके अर्थ में कितना परिवर्तन हो जाता है। और हिंदी भाषा में उपसर्ग का अपना अलग ही महत्व है बेटा जी, किसी भी शब्द के आगे लिखे तुरंत उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब नंबर 4 पे देखिए, भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग होते हैं बेटा जी, और ये हिंदी में बड़ी आसानी से प्रयुक्त होते हैं। हम डेली यूज़ करते हैं इन शब्दों का, जब भी बोलते हैं तो इनके आगे यही उपसर्ग लगाते हैं। जैसे ये देखिए सब, सब का मतलब होता है अधीन, सब इंस्पेक्टर आया ना इधर, ये देखिए सब इंस्पेक्टर, और सब जज। ठीक है, आगे देखिए वाइस, वाइस, वाइस का मतलब होता है सहायक, तो वाइस राय, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, सुना होगा ना आपने, हाँ जी। फिर देखिए डिप्टी, डिप्टी का भी मतलब होता है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, ये देखो डिप्टी उपसर्ग लगाना, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, लगे ना डिप्टी वाले उपसर्ग। अब इंग्लिश के मतलब अंग्रेजी के ज़्यादा नहीं है बेटा, ये 6 ही हैं, आपको ये आसानी से याद भी हो जाएंगे, नहीं तो देखते ही पता चल जाएगा भाई ये इंग्लिश का अंग्रेजी का उपसर्ग है। और ज़्यादातर तो आपसे संस्कृत और हिंदी भाषा के उपसर्ग के शब्द पूछे जाते हैं। जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है तो 1-2 नंबर का उपसर्ग जरूर आता है, और यदि हम इसको थोड़ा सा नहीं पढ़ते ना तो हमारा वो नंबर कट जाता है। थोड़ा सा भी हम इसको समझ लें, देख लें कि उपसर्ग होता क्या है, यदि इसकी परिभाषा हम अच्छे से समझ लें और एक बार हमें नज़र फिरा लें कि ये होते हैं, अति होता है, अनु होता है, अप होता है, अभी होता है, होता है, इस तरह से देख लेना तो हमारे उपसर्ग के नंबर कभी नहीं कटते। इतने तो ज़्यादा ही नहीं है, 5 ही तो इसके भाग बताए हैं मैंने। ये भी नहीं है कि भाई ज़्यादा संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, अरबी फारसी के हैं, फिर अंग्रेजी भाषा के हैं। 4 तो ये भाषाओं के हो गए, और 5 नंबर पे वो संस्कृत के हुए होते हैं, वो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। आगे देखो जनरल, जनरल का मतलब होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी होते हैं ना। चीफ है, चीफ का मतलब होता है प्रमुख है, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, और भी होते हैं भाई, चीफ इंजीनियर होता है, चीफ मिनिस्टर भी होता है, और हेड, हेड का मतलब होता है मुख्य, हेड मास्टर होता है, हेड क्लर्क होता है।
ये हो गए आपके अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। आगे देखिए 5 नंबर पे संस्कृत के अव्यय। अव्यय होते हैं और वो उपसर्ग की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। आपने अव्यय शब्द तो सुने होंगे ना, जो कभी चेंज नहीं होते, जैसे कि तैसे रहते हैं। ये देखो आधा, आधा ये संस्कृत का अव्यय है और ये उपसर्ग की जगह प्रयुक्त होता है। इसका मतलब होता है नीचे, जैसे अधा पतन, पतन के आगे लगा अधा पतन। गति, अधोगति, ये संधियों के बने हुए शब्द हैं। ये देखिए पुनर, पुनर का मतलब होता है फिर, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। और फिर आगे देखिए बेटा जी बहिर, बहिर का मतलब होता है बाहर, और बहिर का बहिर्गमन, बहिष्कार। ऐसे और भी बहुत होते हैं, वे ज़्यादा तो नहीं होते, थोड़े ही होते हैं। यदि आपको वीडियो में सुन के ध्यान में रह जाए तो मैं बोल भी देती हूँ। जैसे अंत है, ए भी होता है भाई, चिर, सत, पुरा, सम, सह, बस इतने से ही होते हैं संस्कृत के अव्यय, और ये हिंदी भाषा में उपसर्ग की जगह प्रयुक्त होते हैं। तो आपका ये उपसर्ग का जो था बहुत ही छोटा सा है, बड़ा आसान है। इसकी परिभाषा आपको याद करनी है, इसको समझना है कि उपसर्ग क्या होते हैं। फिर ये 4 भाषाओं के उपसर्ग और एक ही संस्कृत के अव्यय, बस 5 इसमें छोटे छोटे मैंने पॉइंट बनाए हैं। देखते ही आपको वीडियो समझ में भी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है बेनिफिट भी होगा। और आपको यदि बालाजी हिंदी की पाठशाला में उपसर्ग का ये अध्याय समझ में आया हो तो प्लीज़ बेटा जी मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।